हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज से हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास में हम भारत में यूरोपियों का आगमन से लेकर के भारत की आज़ादी तक सभी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, और इस सिलसिले में हम पहले पार्ट में पुर्तगाली और डचों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन आखिरकार हुआ कैसे। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1498 में, अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1620 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1731 में। यानी मेन तौर पर अगर हम बात करें तो चार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के नज़रिए से: पुर्तगाली, अंग्रेज़ी, डच और फ्रेंच। ये तो हो गए भारत में यूरोपियों का आगमन। अब जानते हैं कि यूरोपियों का पहली कोठी कहाँ कहाँ स्थापित हुआ। तो इस सिरे में पहला नाम आता है पुर्तगाली का। तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है वो कोचीन में स्थापित होती है 1503 में, यानी इनके आगमन से 5वें साल में, है ना। अंग्रेज़ की बात करें तो अंग्रेज़ की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित होती है 1608 में। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुछ किताबों में हमें सूरत की जगह मसूलीपट्टनम देखने को मिलता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी 1608 में। इसका कारण ये है कि जब जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो जो है वो उनके राज दरबार में आता है जागीर के, तो इनको अप्रूवल मिल जाता है कहाँ, सूरत में फैक्ट्री खोलने का अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन किसी कारणवश जहांगीर और अंग्रेज़ों के बीच मतभेद हो जाता है, और बाद में जहांगीर के कहने पर सूरत में जो स्थापित हो रही फैक्ट्री होती है वहाँ पर प्रतिबंध लग जाता है। बाद में अंग्रेज़ भारत के साउथ की ओर जाते हैं और मसूलीपट्टनम में 1611 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। उसके बाद इसके 200 माने दूसरे साल में यानी 1613 में इनको पुनः सूरत में जो फैक्ट्री पर प्रतिबंध लगा था वहाँ उनको खोलने की आज़ादी मिल जाती है, और 1613 में सूरत पर बन रही फैक्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित हुई थी 1608 में। डच की अगर हम बात करें तो डच की जो पहली फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी 1605 में। डेनिश की पहली फैक्ट्री तंजौर में 1616 में, और फ्रेंच की जो पहली फैक्ट्री है वो 1668 में स्थापित हुई थी सूरत में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो इसमें बेसिक बात यह है कि जिस समय अगर हम बात करें 14वीं 15वीं शताब्दी की, तो उस दौरान भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ख़ास तौर पर केरल, तमिलनाडु और भारत के जो पड़ोसी देश हैं साउथ वाले, यानी इंडोनेशिया, म्यांमार और श्रीलंका, इस वाले पोर्शन में मसाला बहुत बड़े पैमाने पर होता था। और ये मसाला जो होता था वो दूसरे कंट्री में जाता था, यानी यूरोप, अफ्रीका इत्यादि कंट्रियों में जाता था, और लेकिन स्थल मार्ग से जाता था। ऐसा नहीं है कि भारत का आधुनिक युग में ही आयात निर्यात यूरोपियों के साथ हुआ। ये पहले भी होता रहा है। जब सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित हुई थी तो उस दौरान मेसोपोटामिया से इनके आयात और निर्यात होते रहते थे। अब यहाँ बात ये आती है कि जो एशिया का जो सेंट्रल वाला इलाका है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, जिसे हम खाड़ी देश और मध्य एशिया के नाम से जाने जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यूरोप और मध्य एशिया के बीच मतभेद जो होते हैं बड़े पैमाने पर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ जो जितने भी यूरोप हैं, तो यूरोप ये सोचते हैं कि अब हम भारत के साथ व्यापार करें तो करें कैसे। तो इस दौरान क्या होता है कि इस सब मामले में जो फ्रेंच और पुर्तगाल हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी नए खोज को, किसी नए इन्वेंशन को करना इनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो इस दौरान क्या होता है कि पुर्तगालियों से एक व्यक्ति जिसका नाम होता है कोलंबस, कोलंबस जो होते हैं 1592 को भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन ये चले जाते हैं ईस्ट की ओर, और जब ईस्ट की ओर चले जाते हैं तो ये खोज कर देते हैं किसकी, अमेरिका की। तो अमेरिका की सामुद्री मार्ग की खोज कौन करते हैं, कोलंबस। अब दूसरे सिलसिले की अगर हम बात करें तो इस दौरान 1500
1498 में, है ना। अब यहाँ पर बात करें तो 1498 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वास्को डी गामा जब निकलते हैं तो वास्को डी गामा क्या करते हैं कि जो अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है जिसे हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जाने जाते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं कि भारत की ओर रुख करते हैं और भारत के एक कालीकट बंदरगाह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर उनका जो स्वागत है वो वहाँ के जो स्थानीय राजा होते हैं जेमोरिन, वो स्वागत करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वो की थी वास्को डी गामा ने। 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुँचे। वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ जेमोरिन के द्वारा। और 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भी स्थापित कर ली, कहाँ पर, कोचीन पर। तो ये पूरा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि ये जो ये एरिया दिख रहा है ये है पुर्तगाली, और ये पुर्तगाल है और यहाँ पर आते हैं और ये अफ्रीका से होते हुए यहाँ केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से आगे सोफाला पहुँचते हैं। सोफाला में मोजाम्बिक, किलवा और मिलिंडी होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ये भारत के कालीकट बंदरगाह। अब यहाँ पर कुछ इनके वायसराय के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत में प्रथम वायसराय था पुर्तगालियों का, है ना। और इसका जो कार्यकाल था 1505 से लेकर के 1509 में था। और इसने अपने कार्यकाल के दौरान युद्ध में व्यस्त रहा, फलस्वरूप पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा विस्तार तो नहीं हो सका। और अपने कार्यकाल के दौरान उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, है ना, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय तटों पर अपना कब्जा स्थापित करना। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलवाई थी, तो वो ब्लू वाटर पॉलिसी चलवाई थी फ्रांसिसो द अल्मेड़ा, जो कि भारत का पहला वायसराय था पुर्तगालियों का। अब यहाँ पर दूसरा नाम आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क के बारे में। इसके बारे में जान लेते हैं। ये आता है 1509 में, और इसे अगर हम बात करें तो भारत का दूसरा वायसराय था जिसका कार्यकाल 1515 में था। ये क्या करता है कि 1510 में जो उस समय के जो बीजापुर के नवाब होते हैं यूसुफ आदिल शाह, उसको पराजित करके गोवा को अपने अधीन कर लेता। अब आश्चर्य की बात देखने वाली ये है कि सबसे पहले यूरोपियों में आए पुर्तगाली और सबसे आखिरी में गए पुर्तगाली। यानी जब अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 में, और ये आज़ाद होता है गोवा कब, 1961 में, यानी भारत की आज़ादी के बाद। कितनी बड़ी बात है ना। और अब यहाँ पर क्या होता है कि इसने कोचीन को अपनी राजधानी बना लिया, है ना। तो गोवा पर अधिकार करके कोचीन पर अपनी राजधानी बना लिया। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई, और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों के लिए एक बस्ती सन थोमे इसने ही बसाई थी। और मलक्का और जो कुर्मुस वाला इलाका है वहाँ पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और जो अल्बुकर्क है उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का भारत में, है ना। अब यहाँ पर अगला नाम आता है नीनो डी कून्हा। नीनो डी कून्हा एक वायसराय था पुर्तगाली का जिसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, और ये 1529 में वायसराय का कार्यभार संभालता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने दमन और दीव को जीता, यानी 1535 में 1535 में दीव को जीता और 1559 में दमन को जीता। तो तीन चीज़ें हमें याद रखनी हैं। सबसे पहले 1510 में गोवा को किसने जीता था, तो वो जीता था अल्बुकर्क ने। और फिर उसके बाद दमन और दीव को कौन जीता है, तो नीनो डी कून्हा। यानी 1535 में दीव को जीतता है और 1559 में दमन को जीतता है, और गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। हमें एक बात ध्यान रखना है कि गोवा को जीतता कौन है, तो अल्बुकर्क, लेकिन उसको राजधानी पहले कौन बनाता है, तो नीनो डी कून्हा। और भारत से अंततः पुर्तगाली जो है 1961 में वापस चले गए। अब पुर्तगालियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। 17 मई 1498 को पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। 1500 में भारत की द्वितीय पुर्तगाली अभियान होती है। 1502 में वास्को डी गामा का पुनः भारत अभियान होता है। और 1503 में प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है पुर्तगाली की, कहाँ पर, कोचीन में। और दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है कन्नूर में 1505 में। इस बात को ध्यान रखना हमको।
फिर उसके बाद 1511 में मंडी मलक्का में पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है। यानी जैसे ही उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया तो उसके 1 साल बाद यानी 1511 में मंडी मलक्का पर इनका अधिकार हो जाता है। 1515 में फ़ारस की खाड़ी पर इनका अधिकार हो जाता है। 1530 में गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनाया जाता है। किसके टाइम पीरियड में? नीनो डी कून्हा के टाइम पीरियड में। कब बनाया जाता है? 1530 में। 1534 में हुगली और सेंथोमा जो कि मद्रास के निकट है, वहाँ पर पुर्तगालियों की बस्ती स्थापित की जाती है। 1535 में बेसिन तथा द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है। यानी जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर कि 1535 में द्वीप को जीतता है और 1559 में दमन को जीतता है। कौन? नीनो डी क्यून्हा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब 1632 में शाहजहाँ द्वारा हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र से फिर से छीन लिया जाता है ना। 1534 में क्या होता है कि हुगली और सेंथोमा पर इनका फिर से अधिकार हो जाता है। और 1556 में पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और औरंगजेब द्वारा चटगांव से सामुद्री लटेरों का सफाया कर दिया जाता है। कब? 1686 में। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है ख़ासतौर पर एग्ज़ाम के नज़रिए से। अब यहाँ पर जानते हैं कि पुर्तगालियों का पतन का कारण क्या था। तो पुर्तगालियों के मेन पतन का कारण ये था कि शक्तिशाली राजवंशों का उदय होना, है ना। जेसुइट मिशनरियों की गतिविधियों से उत्पन्न राजनीतिक भय, अन्य शक्तिशाली यूरोपीय शक्तियों का आगमन, जैसे अगर हम बात करें अंग्रेज, डच, फ्रांसीसियों का, इनसे बहुत ज़्यादा डर रहता था पुर्तगालियों को। सामुद्रिक डकैत तो बहुत ज़्यादा थे, तो इनको इनसे भी डर रहता था। ईसाई धर्म को जबरन थोपना और मुसलमानों का उत्पीड़न करना, ब्राज़ील की खोज की चाह, यानी एक सबसे बड़ा कारण ये भी था पुर्तगालियों का कि ब्राज़ील की खोज की चाह ने इनको ले डूबा। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और इसके बाद 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेज़ों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी और स्पेन के साथ साथ पुर्तगाली साम्राज्य भी लगभग समाप्त हो गया। तो ये पूरा था पुर्तगालियों के बारे में। अब हम जानते हैं कि भारत में डचों का आगमन हुआ कैसे। तो भारत में डचों का आगमन होता है 1596 में और ये आते हैं इंडोनेशिया होते हुए भारत आते हैं, जिसे हम पहले सुमात्रा द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। आज हम इसको इंडोनेशिया कहते हैं ना। तो इंडोनेशिया से होते हुए कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और इसका पहला डच यात्री था जिसका नाम था कार्नेलियन हाउटमैन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है और डचों की अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है वो 1605 में स्थापित होती है। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। यानी ये आए कब भारत में? तो ये भारत में आए थे कब? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। और डचों की पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित होती है? मसूलीपट्टनम में 1605 में। इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी जो है वो पुलिकट में स्थापित होती है। शुरुआत में डच हैं अपनी शक्ति का ज़्यादा विस्तार नहीं कर पा रहे थे, परंतु स्पेन के पतन के कारण पुर्तगालियों का भी पतन होने लगा, जिससे डच को अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी बल मिला। यानी जैसे ही पुर्तगालियों को पतन हुआ तो इन्होंने डच ने क्या किया कि धीरे धीरे भारत पर अधिग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। अब एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह जाती है कि भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटों पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी स्थापित कर रखी थी। जैसे 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1641 में विमलपट्टनम, 1645 में करिकल, 1653 में चिंसुरा, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम और 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ हमको 3 याद रखने हैं, 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट और 1616 में सूरत। 3 चीज़ें हमें याद रखनी हैं। कौन कौन सी? फिर से दोहराते हैं। 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट और 1616 में सूरत। इसके अलावा डचों ने पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने के लिए एक व्यापारिक संस्था बोक भी बनाई थी। एग्जाम में आता है कि बोक की स्थापना किसने की थी? डचों ने की थी। क्यों की थी? पुर्तगालियों के व्यापारिक सत्ता को तोड़ने के लिए, है ना। अब यहाँ क्या होता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को लगभग पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था और मसालों पर इनका एकाधिकार स्थापित हो जाता है। इसके अलावा अन्य व्यापारों में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। ऐसे में अब मुख्य रूप से इनका एक ही प्रतिद्वंदी बचता है। कौन? वो थे अंग्रेज।
और डच और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि पुर्तगाली का तो पहले ही पतन हो चुका था। डच और अंग्रेज़ों के बीच यूरोप में 3 आंग्ल डच युद्ध हुए, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और 1717 में अंग्रेज़ों को मुगलों द्वारा व्यापार करने हेतु शाही फरमान मिला, जिससे अंग्रेज़ों की व्यापारिक शक्तियों में वृद्धि होने लगी और इनकी जो होती है डचों की जो व्यापारिक शक्ति है वो कमज़ोर होने लगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, अंग्रेज़ों के सबसे बड़ा कारण था ये बेदरा का युद्ध, यानी उदय की अगर हम बात करें, यानी कहने का मतलब है कि जब बेदरा के युद्ध में डचों का पूरी तरीके से पतन हो गया तो अंग्रेज़ों का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं बचा। यानी बेदरा के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये होता है 1759 में। क्या हुआ था कि डच जब बंगाल पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे तो उस दौरान वहाँ पर क्या करते हैं कि जो अंग्रेज़ पदाधिकारी है उनको ये वे अपदस्थ कर देते हैं और चिंसुरा कोलकाता के निकट ये मीर जाफ़र के साथ मिल जाते हैं। और उस दौरान वहाँ का जो अंग्रेज़ गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव को कॉन्फिडेंस बढ़ गया था क्योंकि उसने ऑलरेडी प्लासी का युद्ध जीत चुका था 1757 में। तो इस दौरान क्या करता है कि 1759 में बेदरा का युद्ध होता है और इस बेदरा के युद्ध में डचों की बहुत बुरी तरीके से पराजय होती है। इस प्रकार डच जो होते हैं पूरी तरीके से भारत में इनका पतन हो जाता है ना। अब इनके पतन के कुछ कारण देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों की तरह डच कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों में कंपनी के प्रति निष्ठा, कुशल नेतृत्व और उत्सव की भावना का अभाव था। और डच राष्ट्र, जिसे हम हॉलैंड कहते हैं, लंबे समय तक पराधीन रहा था, अतः उसके पास साधनों की कमी थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड जो था सदा स्वाधीन रहा था और उसके पास साधनों की प्रचुर मात्रा थी। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, यानी इंडोनेशिया और म्यांमार वाला इलाका। और यूरोप में अंग्रेज़ों तथा फ्रांस ईश्वर के युद्ध करके अपनी स्थिति को देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात उनकी जो शक्ति उसमें भारी कमी देखने को मिली। तो इस प्रकार बेदरा के युद्ध में 1759 में पूरी तरीके से डचों का पतन हो जाता है। तो ये पूरी कहानी थी पुर्तगाली और डचों के बारे में। कैसा लगा सेशन? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।